साहब आप कौन सा ग्रुप से हैं? एमसीसी या पीडब्ल्यूजी? मैं नक्सलाइट नहीं, शिकारी हूं। इतना बड़ा बंदूक, बड़ा बड़ा जानवर मारने का वास्ते ना? आपके घर में खाने वाले बहुत होंगे। मैं जानवर खाने के लिए नहीं मारता हूं, उनके लिए मारता हूं जो मुझे इसकी अच्छी रकम देते हैं। यहां मेरे लिए क्या क्या है? इस हफ्ता लंबे चोंच वाली चिड़ियों का गांव, शहर के कैदी और जंगल का इतिहास। साहब आपने मेरे को यहां क्यों बुलाया है? भाई तुम यहां जंगल के रहने वाले हो, तुम ये जरूर जानते होगे कि यहां कौन कौन से जानवर मिलते हैं। हाँ साहब जानता हूं, हमारे जंगल में बहुत सारा जानवर है। हिरन है, सियार है, चिड़िया है, बाघ है, हाथी है। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कौन सा जानवर कब कहां मिलता है। तुम मुझे वहां ले जाओ, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। पर साहब वन विभाग तो कहता है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। अरे बेवकूफ बना रहे हैं वो तुम्हें। जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जंगल भरा पड़ा है जानवरों से। बेकार भटक रहे हैं जंगल में जानवर, उन्हें पका के खाने में या उनकी खाल इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? मगर उनका तो पूरा गांव ध्यान रखता है, बल्कि पूरा गांव उनसे भरा हुआ है। किस जानवर से? लंबे चोंच वाली चिड़िया, आप खुद ही देख लीजिए। आपने कभी सोचा है ये लंबी चोंच वाले स्टॉक्स अपने बच्चे कहां से लाते हैं? और कहीं नहीं, जगिया नगर से। जून के आते ही काले मॉनसूनी बादलों के साथ ये ओपन बिल स्टॉक्स पश्चिम बंगाल के इस छोटे से गांव में आना शुरू कर देते हैं। गांव वाले स्टॉक्स को बेहद प्यार करते हैं और ये भी 250 सालों से लगातार यहीं आकर गांव के प्रति अपने प्यार का सबूत देते हैं। পাখিগুলো যদি ওই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে না আসে তাহলে এই এলাকায় কোনো বর্ষা ভালো হবে না, আর পাখিগুলো এলেই বর্ষা ভালো হবে। जगिया नगर के लोगों के लिए स्टॉक्स एक आदत सी बन गई है। यहाँ के करीब सभी पेड़ इनके वजन से झुके रहते हैं। ये आसमान को भी ढक लेते हैं और इनकी आवाज तो कुछ सुनने ही नहीं देती। स्टॉक्स को इमली का पेड़ ज्यादा पसंद है। कुछ पेड़ की डालियों को मोड़कर घोंसला बनाया जाता है। इन्होंने अंडा दे दिया है और अब इंतजार की घड़ी शुरू हो गई। पड़ोसियों से झगड़ना समय बिताने के लिए एक अच्छा तरीका है। अगस्त आते आते बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। इनकी बोली से सारा गांव गूंज उठता है। माता पिता मिलकर बच्चों की सेवा करते हैं। एक रखवाली करता है तो दूसरा भोजन लेने जाता है। ओपन बिल स्टॉक्स स्नेल्स की दावत खूब पसंद करते हैं और इन धान के खेतों में इनकी कोई कमी नहीं। स्टॉक्स अपने रसद की तलाश साथ ही करते हैं। सैकड़ों की तादाद में बैठे इन स्टॉक्स का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। ये बच्चे काफी बदकिस्मत निकले। जो बच्चे अपने घोंसले से बाहर लुढ़क जाते हैं, उनकी मलहम पट्टी, खाना पीना और उनकी देखभाल गांव वाले करते हैं। स्टॉक्स अच्छे माँ बाप होते हैं। सूरज के चढ़ते ही ये अपने बच्चों को पंखों से ढक लेते हैं। ये इतना शोर मचाते हैं कि मीलों दूर से इनके होने का पता लग जाता है। ये जब तक जगिया नगर में हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं, मगर यहाँ से बाहर जाते ही इन्हें सावधान रहना पड़ता है। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে, মারার অধিকার কারো নাই এবং বেঁচে থাকতে সকলেই চায়। যদি কেউ মারতে চায়, আমাদের গ্রামের শিক্ষিত সমাজ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতি একটা ভালো রকম পানিশমেন্টের ব্যবস্থা নেয়। पड़ोस के गांव वाले सफेद पंखों को लकड़ी में बांधकर
उसे जमीन में गाड़ देते हैं। ऊपर से सब बड़ा अच्छा लगता है, मगर जैसे ही ये स्टॉक्स नीचे बैठे तो फंस जाते हैं। स्टॉक्स बड़े दिलेर होते हैं और आसानी से नहीं मरते। बड़े बूढ़ों का कहना है कि स्टॉक्स की संख्या बढ़ ही रही है, जबकि कितने इमली के पेड़ कट गए। ये लंबे समय से यहाँ हैं। इन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को विदाई दी है और आगे भी कई सालों तक यहीं रहने का इरादा है। पर तुम लोग तो जंगली जानवरों को मारकर खाते हो, फिर ये बदलाव कैसे आया? पर आजकल तो बच्चों को भी पर्यावरण की रक्षा करना सिखाया जाता है। बच्चों को कौन सिखाता है? मेरा नाम मधु भटनागर है। मैं श्रीराम स्कूल में 9 साल से काम कर रही हूँ और मेरा यही प्रयास है कि इन बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटाइज किया जाए। मुझे लगा कि ये धरती जो इन बच्चों की संपत्ति है, हमने बहुत हद तक बिगाड़ दी है और अब यही एक हमारा कर्तव्य बनता है कि ये बच्चे और हम मिलके इसे संवारें। दिवाली पे पटाखे ना जलाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना, एंटी चाइल्ड लेबर के प्रति कैंपेन, ये ग्रेन ब्रिगेड के बच्चे वर्मी कंपोस्टिंग पिट पे भी काम करते हैं और हर वेडनेसडे हम लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि अगले हफ्ते हमें क्या करना है। So look at this long one. I just tried once. एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और हम चाहेंगे कि ये बच्चे आज, कल और परसों स्कूल के अंदर हो चाहे स्कूल के बाहर हो, इसके प्रति जागरूक हो। अरे वो सब शहर में रहते हैं, अच्छा खाते कमाते हैं, तुम्हारे पास क्या है? मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद। जाइएगा मत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास जमीन कितनी है? 1 एकड़। कितना कमा लेते हो? किसी तरह परिवार का पेट भर जाता है। तुम मुझे बाघ की खाल या हाथी का दांत ला कर दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए का मालिक बना दूंगा। ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये रकम गरीबों के पास होती तो उनका ये हाल थोड़ी ना होता। लालमणि के हर दिन की शुरुआत साधारण है। बकरी को खिलाना, बच्चों के साथ समय बिताना और फिर खेतों में काम करना। पर उसका जीवन इतना साधारण नहीं जितना दिखता है। लालमणि एक बंधुआ मजदूर है और उसे यह भी नहीं याद कि उसकी यह स्थिति कब शुरू हुई थी। हमारे जो है बाप के बाप जो है काम करते थे, बंधु मानो इसमें सब काम करते हैं और हमारा बाप भी किया यही काम बंधु, हम भी अब कर रहे हैं यही काम बंधु का। अब 12 रुपए की हमको मजदूरी मिल रही है। बंधुआ मजदूर अपना पूरा जीवन जमींदार के लिए अपनी इच्छा के खिलाफ काम करते हैं। एक छोटे से कर्ज के कारण वे अपने पूरे जीवन के लिए उसी जमींदार के कर्जदार बन जाते हैं। बंधुआ मजदूरी के अवैध होने के बावजूद लालमणि जैसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ऐसे बहुत मजदूर हैं। 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं बीजे के यहाँ, 12 रुपये मिल रहे हैं, उसमें हमारा गुजारा नहीं। आजादी के बाद सरकार की ओर से कोल आदिवासियों को जमीन मिली। उन्हीं क्षेत्रों के ठाकुरों ने उसी जमीन का अवैध तरीकों से कब्जा कर लिया, जिसका दुष्परिणाम था कोलों का अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूरों जैसे काम करना।
इन मजदूरों से यह झूठ बोला जाता है कि उन्होंने जमींदार से कर्जा लिया है, जिसको चुकाने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। ऊंची जातियों के पास कोल आदिवासियों को परेशान करने के कई तरीके हैं, जैसे इनकी औरतों का दमन और इन पर जोर जबरदस्ती दिखाना। कलावती एक ऐसी महिला है जो परिवार सहित जमींदारों के हाथ लगातार अत्याचार सहती रही। छेड़खानी हमका करत रहे हैं, हर एक चीज से ही माने कि हमका डरवावत रहे कि नहीं न करवे तो माने कि तो मारा गरियाओ तुम्हारे बच्चन का, तुम्हारे आदमी का, सब कहीं तो मारे गरियावे के जौन है धमकी दिखा रहे हैं। छोटा चुन्नू का काम करते करते शिवकली ने अपने पति को खो दिया। 3 साल बंधुआ मजदूर रहने के बाद शिवकली अपनी जीवन गाथा के बारे में बात करने से हिचकिचाती है। 3 साल आप काम किए, मारपीट छेड़खानी सब किए, तो आप किसको बताए? ऑफिस में जाके बताना। तो 3 साल तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। चित्रकूट के जंगलों में वनवास काट रहे भगवान राम की मदद कोल आदिवासियों ने ही करी थी। अफसोस की बात है कि इन्हीं कोलों की इसी क्षेत्र में यह दुर्दशा हो रही है। हर तरह से शोषित इनकी औरतों और परिवार का इस शाप से मुक्त होना एक सपना लगता है, जो तब तक नहीं साकार हो सकता जब तक सरकार और प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। आपके मुताबिक ये बंधुआ मजदूर का इशू क्या अभी भी चित्रकूट में है? नहीं, इस समय तो ऐसी शिकायत नहीं सुनने में आ रही है। संभव है कि एक्का दुक्का कोई मामला ऐसा हो तो संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। इन औरतों का जो शोषण हो रहा है यहाँ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में एज बॉन्डेड लेबर, इनके बारे में आप क्या करेंगे? अब प्रयास किया जा रहा है और बहुत कुछ प्रॉब्लम कंटेंट हुई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हुई है। एज डीएम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई कि आप अपने क्षेत्र में कुछ आइडिया रखें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और उसके बारे में आप छानबीन करें, उसको हटाएं उस समस्या को? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना? जी, ये तो हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है। यहाँ की प्रॉब्लम सदियों की है और एक ओवरनाइट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कहीं कहीं बदलाव की हवा चलनी शुरू हुई है, जहां अखिल भारतीय समाज सेवा संघ जैसी संस्थाओं का काम चल रहा है, परंतु जब तक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी संभाल इस समस्या का हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक इन आदिवासियों के जीवन में सुधार आना मुश्किल होगा। साहब ये बताओ, आप मरे हुए बाघ की खाल का क्या करोगे? शहर में आए हुए लोगों के हाथ बेच दूंगा। और वो लोग उसका क्या करेंगे? अपनी दीवार पे लगाएंगे। ये लोग कंक्रीट के जंगल में रहते रहते ऊब गए हैं शायद, इसीलिए चाहते हैं कि प्रकृति उनके चारों तरफ दिखाई दे। दीवारों से तो सुधी भी ऊब गया है, पर वो एक दूसरा उपाय निकाल रहा है।
सुधी को तो घुटन से ब्रेक मिल गई, लेकिन मुझे इसकी बकबक से ब्रेक चाहिए, छोटा सा। देखो, अगर तुम जंगल बचाते और जानवरों को नहीं मारते तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो तुम्हारी खेती चर जाएंगे और तुम्हारे मवेशियों को मार डालेंगे। लेकिन सरकार, बहुत सारे जंगल तो हमने पहले से ही काट डाले हैं। अब बचे कुचे जानवरों को भी मार डालेंगे तो प्रकृति के संतुलन का क्या होगा? अरे ये प्रकृति संतुलन सब बकवास है, बेकार की किताबी बातें हैं ये। नहीं, ऐसा बात नहीं है साहब। आप ये रिपोर्ट देखो। हम प्रकृति को पूजते हैं, जंगल की पूजा भी उसी का हिस्सा है। यह प्रथा हमारे देश में सदियों से है। हमारे पूर्वज जंगल के महत्व को समझते थे और इसे देवताओं के नाम कर देते थे। सभी अपना शिकार, अपना भोजन, जीने का सारा सामान यहीं से लेते थे और उनका विश्वास था कि वन की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने वालों को देवता खुद सजा देंगे। उनका यही विश्वास जंगलों को बचाए रखता था। भारत का अधिकांश जंगल उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय, मध्य का कुछ भाग और पश्चिमी घाट में केंद्रित है। ये जंगल केवल कई तरह के जानवरों का ही घर नहीं, बल्कि यहाँ हजारों किस्म के पेड़ पौधे भी उगते हैं। वैसे तो जंगल हम सभी के लिए जरूरी है, मगर आदिवासी इन पर पूरी तरह से आश्रित हैं। ये जंगलों में ही रहते हैं और यहाँ के जानवरों का शिकार इनके जीने का जरिया है। लेकिन 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों के आने के बाद हालात बदलने लगे। वन जीवन के लिए मनोरंजन बन गए और पेड़ों की लकड़ी कमाने का जरिया। सदियों से यहाँ रहने वालों की जमीनें ले ली गई और यहाँ व्यापार शुरू हो गया। अंग्रेजों की फॉरेस्ट पॉलिसी से ये लोग तो दूर होने ही लगे, आदमी और जंगलों के बीच सदियों का तालमेल भी टूटने लगा। आजादी के बाद इन जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट में बदल दिया गया। आजाद भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनी, जिसके तहत वन्य जीवन के लिए क्षेत्र सुरक्षित किए गए, व्यापार के लिए इलाका तय किया गया और जरूरतों को देखते हुए जंगलों के आसपास के गांवों को भी सुरक्षित रखा गया। लेकिन सारी योजनाएं कागजों पर ही रह गईं। जंगलों पर आश्रित लोगों के प्रति उदासीनता वैसी ही बनी रही। आज की ऐसी हालत के लिए अधिक जनसंख्या और विकास का भी बहुत योगदान रहा। पूरे देश के जंगलों की लकड़ी शहरों और उद्योगों की मांगे पूरी करने लगी। इधर जंगलों में रहने वालों के लिए लकड़ी के काटने पर भी रोक लगा दी गई। कोई और विकल्प न होने के कारण वही आदिवासी जो पहले थोड़े में सब्र करते थे, अब मजबूरन जंगल का अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे। उत्तर प्रदेश के चमोली में महिलाओं ने कई पेड़ों को कटने से बचाया। पेड़ के कटने से पहले महिलाएं उसे पकड़ लेती थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस जन आंदोलन ने उपभोक्तावादी समाज को चुनौती दी और इससे गांव के लोगों में एक जागरूकता आई। जल्द ही यह आंदोलन देश के और भागों में भी फैल गया। लोग जंगल की रखरखाव के लिए स्थानीय लोगों के महत्व को समझने लगे। 1988 के नई पॉलिसी में संयुक्त वन व्यवस्था की शुरुआत की गई। आजादी के समय देश के 40% क्षेत्र में जंगल फैला हुआ था। अब यह केवल 10% है। अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। खासकर ये समझने के लिए
कि जंगल उन्हीं के हाथों में ज्यादा सुरक्षित है जो थोड़े में ही संतोष करना जानते हैं। संयुक्त वन व्यवस्था इस ओर एक आशाजनक कदम है। तुम अपना जंगल तो बचा लोगे, लेकिन उससे कुछ फायदा पहुंचने में तुम्हें बरसों लगेंगे। अरे कल की चिंता छोड़ो, अपने आज के बारे में सोचो। मैं तुम्हें ये पुड़िया देता हूं, इसके अंदर जहर है। इसे किसी भी मरी गाय के शरीर पर छिड़क देना, बाघ उसे खाएगा और खुद भी साफ हो जाएगा। फिर उसकी खाल तुम लेकर मेरे पास आ जाना। ये हमसे नहीं होएगा साहब। अगर जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो यही एक तरीका है, सोच लो। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। मैं 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, फिर मैं आऊंगा जानवरों की पूरी लिस्ट लेकर। गुड बाय।